नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। जानकारी भी हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना हुई, निर्भया कांड के नाम से जैसे पूरे हिंदुस्तान ने जाना, उसके बाद कानून में तब्दीली हुई। हम एक ही पॉइंट के आसपास इस पूरे कार्यक्रम को रखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को यह बताया कि इन 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा होगी, तब से लगातार मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि कहते हैं कड़े कानून का कड़ा संदेश जाता है, तो क्या ये मैसेज गया है कि आप इस तरह की घटना को अगर अंजाम देंगे तो आपकी जिंदगी आपके पास नहीं रहेगी। ये पॉइंट। दूसरा, बहुत सारे मेरे पास कागज है, बहुत सारी रिसर्च है जो सब यही बता रही है कि 10 दिन के भीतर 5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए। निर्भया के मसले की वर्डिक्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो ये हमको बताते हैं कि किस तरह से एक एनसीआरबी डेटा है कि 95% आज भी रेप विक्टिम्स जो हैं, जिनका बलात्कार होता है, वो जानने वाले लोग करते हैं या जान पहचान के या उनके आसपास के दायरे के लोग करते हैं। ये सब क्या बदला है? क्या वाकई कोई मैसेज गया है? कानून की कारगरता तभी साबित होती है जब समाज साथ में खड़ा होकर उस कानून को सपोर्ट देता है, उस कानून को समर्थन देता है। और एक नेता का आज बयान हमको याद आ रहा है भारतीय राजनीति के, उनको बहुत शर्मसार होना चाहिए। उनके बेटे की सरकार उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव हार गई, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक बार ये भी कह दिया था, और बड़े शर्मसार होने की बात उन्होंने कही थी कि ये लड़के हैं, इनसे गलती वगैरह हो जाती है। तो अगर पॉलिटिकल क्लास का, जो लॉ मेकर्स हैं, जिनको कानून बनाना है, अगर उनका ये एटीट्यूड है तो वो किस तरह से तब्दील होगा। बहुत खास पैनल हमारे साथ है, मैं आपको सबसे मिलाता हूं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, ये खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत काम किया है उन्होंने इस विषय पर। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, आप सब जानते हैं इनको, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। हमारे साथ अमित लाखानी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं मेन वेलफेयर ट्रस्ट के। ऐश्वर्या भाटी हैं, आप एक लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कानूनी जंग आप लड़ रही थी। और साथ में मेरे साथ अजय जी हैं, पुराने हमारे जानकार, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और ओएसडी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली में। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये, मैसेज जाने के हिसाब से, संदेश जाने के हिसाब से, क्या निर्भया का जो जजमेंट आया, जो वर्डिक्ट आई अंत में, वो कामयाब हुआ है? विनोद अग्निहोत्री। जहां तक जजमेंट की बात है, जजमेंट इसलिए कामयाब हुआ है कि उससे अवेयरनेस, एक जागृति आई है लोगों में। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि उस कानून के बाद और उस जजमेंट के बाद, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा खौफ आ गया है अपराधियों में, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनके अंदर ये हिम्मत आई है कि वो रिपोर्ट करने लगे हैं, वो एफआईआर दर्ज होने लगी हैं, वो आगे बढ़ करके अपनी बात कहने लगे हैं और कम से कम उनके साथ लोग खड़े होने लगे हैं। ये एक बड़ा फर्क आया है, खासकर शहरों में, कस्बों में, जहां जहां थोड़ा सा उम्मीद ज्यादा बढ़ी है कि इंसाफ जल्दी मिलेगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि कानून सख्त होने से लोगों को ये लगा है कि जरूर कानून अब उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। जो पहले ये होता था कि छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा, 2 साल की जेल होगी, निकल जाएंगे, तो कानून बन जाने के बाद अब लगता है कि अगर फांसी नहीं मिलेगी तो कम से कम लंबी कैद। हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारे यहाँ पे जो मसले अदालत पहुंच जाते हैं वो इतना सालों साल चलते हैं, इतना सालों साल चलते हैं, तो लोगों में वो भय भी होता है कि आप रिपोर्ट तो कर दीजिए, ठीक है, आप चले गए, बहुत अच्छा, करना चाहिए, क्यों किसी से डर के रहे। लेकिन पता लगा साहब कोई थानेदार बैठे खुजला रहा है, वो तो सोच ही नहीं रहा है, उसके बाद कहीं एक कोई पेशी हुई, उसके बाद 6 महीने की तारीख लग गई, गरीब आदमी फिर अदालत में अपने घुटने घिस रहा है। तो लोगों को अभी वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ पाया है। नहीं, ये बात सही है, ये एक हकीकत है हमारी न्यायिक प्रक्रिया की। हाँ। कि रिपोर्ट थाने में एफआईआर कराने से लेकर के अदालत में इंसाफ पाने तक इतना लंबा वक्त लग जाता है कि आदमी टूट जाता है। क्या वजह आप मानते हैं कि निर्भया की घटना के बाद और उसके कानून में तब्दीली के बाद लोग ज्यादा तैयार हैं अपराध को पुलिस तक पहुंचाने के लिए? निर्भया के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई हमारे देश के सामने, लोगों के सामने, कि हमारी जो
सामूहिक चेतना थी वो जगी और एक आक्रोश लोगों में पैदा हुआ कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को इसमें जवाब देना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे उनके निर्भया के पेरेंट्स की बहादुरी और साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इस चीज़ को बात हम जरूर करेंगे, समाज से के सामने खड़े हुए सर उठाकर और उस चुनौती को स्वीकार किया, और जिससे बहुत ज़्यादा बल पीड़ित लोगों को मिला, विक्टिम्स को मिला, महिलाओं में विश्वास आया, आत्मविश्वास जगा। ये कहना कि बाकी सिस्टम्स अभी भी स्लो हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। पुलिस के रेस्पॉन्स में भी चेंज आया है, लॉयर्स के, जजेस के एटीट्यूड में भी चेंज आया है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी थी। मैं समझता हूँ कि संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा कांड के बाद करीब 20-30 साल बाद इस तरह की घटना हुई थी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। ऐश्वर्या जी, आपको क्यों लगता है कि अब लोग ज्यादा इस बात को पुलिस से और सिस्टम से बताने के लिए तैयार हैं? क्या समाज के दायरे में कोई परिवर्तन हो रहा है? पहले कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम होता था तो इसको इस तरह ट्रीट किया जाता था कि वो उसने कुछ गलती करी है, एक्यूज्ड के कटघरे में खड़ा होता था, विक्टिम को विक्टिम समझा ही नहीं जाता था। सुप्रीम कोर्ट के कितने ही जजमेंट आए ये कहते हुए कि जो रेप का विक्टिम है, सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम है, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक एन इंजर्ड विटनेस, लाइक एन इंजर्ड विक्टिम। लेकिन फिर भी समाज का रवैया ऐसा था, लॉ एनफोर्समेंट का रवैया ऐसा था, इवन कोर्ट्स का रवैया ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट्स में यह भी कहना पड़ा कि लीगल प्रक्रिया में अगर रेप विक्टिम आती है तो it adds insult to the injury. Just see the strength of that phrase. तो ये सबसे बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से ये हुआ कि विक्टिम को विक्टिम की तरह देखा, विक्टिम को एक्यूज्ड के कटघरे से बाहर निकाला और विक्टिम को एक्चुअली विक्टिम की तरह देखा। इससे पहले आईपीसी में खाली 2 ही ऑफेंसेस थे जो विमेन स्पेसिफिक थे, या तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन या कंप्लीट रेप। इसके अलावा विमेन स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए कोई डेफिनेशंस ही नहीं थी। सही बात है। तो स्टॉकिंग, ईव टीजिंग, वॉयरिज्म, एसिड थ्रोइंग, ये सारे ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस हुए। सही बात। और इसका आप इंपैक्ट देखिए, जो इंसान कभी शुरुआत करता है, कई बार लोग छोटे तरीके से शुरुआत करते हैं और फिर जब वो चीज रोकी नहीं जाती, ईव टीजिंग होती है, वही बढ़ जाती है, तो एसिड थ्रोइंग बढ़ जाती है, और वही जब रिब्यूक करा जाता है तो वही रिब्यूक एक रिवेंज की भावना से कई बार रेप में आता है। सो दीज स्मॉलर ऑफेंसेस बीइंग इंक्लूडेड इन द लॉ बहुत वेलकम चेंज था। क्यों ये साहस और बढ़ा है? खैर बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हर किसी को मालूम है कि किस तरह से 2013 में कानूनों को कड़ा किया गया, उसमें बदलाव किए गए। कुछ बदलाव इस तरह से थे कि अब रेप केसेस में किसी भी मेडिकल एविडेंस की जरूरत नहीं है, किसी भी मेडिकल मतलब जो कंप्लेनेंट है शी कैन कंप्लीटली डिनाई। जो एक इसमें टाइम पीरियड था, आज अगर कोई रेप कंप्लेंट आज करता है तो वो ये कह सकता है कि 5 साल पहले मेरे साथ ये वारदात हुई थी, कंप्लेंट आज की जा सकती है। इसमें जो रेप की डेफिनेशन को भी वाइडन किया गया और इसमें जो स्टेटमेंट को एक एविडेंस मानते हुए हम देख रहे हैं कि कन्विक्शंस हो रही हैं। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि इसके चलते देखा गया है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में, वर्क प्लेस पे छोटी छोटी आपसी रंजिश के चलते, किसी भी मनमुटाव के चलते, किसी भी डिसएग्रीमेंट के चलते धड़ल्ले से फॉल्स रेप केसेस की कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। जिस तरह से आपने कहा कि कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं, ये जो कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं ये इसमें एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो नकली कंप्लेंट्स का है, नकली शिकायतों का है। आपकी बात को रखते हुए, आपकी बात को मानते हुए इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, तो क्या वो लोग समाज के प्रोटेक्शन को या समाज के दायरे को मानते नहीं हैं? देखिए उन्होंने जैसे कहा ना कि भाई घर वालों की इज्जत का सवाल होता है, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हमने जब ये ये कानून में बदलाव किए, एक पब्लिक आउटरीच उस टाइम था, एक सेंटिमेंट था सोसाइटी में। जब हमने बदलाव किए तो हमने ये नहीं देखा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस, इसमें कुछ मिसयूज क्लॉज। किसी भी महिला के लिए जो अगर मान लीजिए झूठा आरोप भी लगा रही है और बाद में साबित होता है कि आरोप झूठा है, तो उसको समाज कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो डर नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, मैं मतलब बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हमारे कानून में एडवोकेट बन के पूछ रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसी सेक्शन के अंदर, उसी कानून के अंदर, उसी एक्ट के अंदर अगर ये पाया गया कि ये कंप्लेंट झूठी थी तो उसको कोई कड़ी सजा दी जाए। विक्रम सिंह जी, आपको समय देना बहुत जरूरी है।
अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं आपकी बात को कहूंगा, ऐसा कदापि अगर अपवाद स्वरूप मैंने 36 साल में एक भी अपने करियर में नहीं देखा कि फर्जी को रेप केस किसी ने लिखाया हो। अखबार में परसों पढ़ा था, उनसे परसों के दिन एक अखबार में मैंने पढ़ा था एडवोकेट जिस अंग्रेजी में, क्योंकि देखिए हम सब के परिवार है, सब अपने सम्मान का ख्याल रखते हैं, तो अब कोई इस हद तक जाए कि भाई रेप केस आप किसी के ऊपर एक फर्जी कर दीजिए। अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में था पेज 6 पर कि गलत रेप केस लिखाने पे एक महिला को न्यायालय ने दंडित किया। इसका भी प्राविधान है, 182 आईपीसी इसीलिए बना है कि अगर आप कोई गलत केस लिखाते हैं तो आप भी दंड के भागीदार होंगे। ये कानून बहुत आवश्यक थे। वर्मा कमेटी ने यह स्पष्ट कहा था कि फेलियर ऑफ गवर्नेंस यानी शासन प्रशासन की नाकामयाबी की वजह से सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़े हैं। इसमें पुलिस भी शामिल है, शासन प्रशासन भी शामिल है, नेता भी शामिल है। जब अपने सिक्के खोटे हैं तो गैरों की बन आती है। और यहां पर ये देख लें कि पुलिस वाले, अगर शासन प्रशासन तो छोड़ दीजिए, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एबिलिटी है उसको बल देना, महिला पुलिस अधिकारियों को बढ़ाना, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फॉरेंसिक मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स को दम देना, इसीलिए आपको एक धार मिली है इन्वेस्टिगेशन को। और पुलिस अधिकारी और कर्मी, देखिए 60% तो जो लफंगे होते हैं वो कानून से डरते हैं, और कानून सख्त हो जाए तो 60% सुधर जाते हैं। 30% बॉर्डर में बैठते हैं कि जैसी हवा वैसे ही दिशा, और 10% ऐसे हैं वो उनको सिर्फ पुलिस के ही हवाले कर दें, और पुलिस ही ये देख ले कि अब ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। समझ रहे हैं, होशियार को इशारा काफी है। ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए, तो उनका इलाज, और पुलिस वाले ये जानते हैं कि इसका इलाज, किसका इलाज, कहाँ होम्योपैथी और कहाँ बाईपास सर्जरी करनी है, ये पुलिस वाले जानते हैं, कहाँ कौन किसका मरीज है। तो आपके कानून का निर्भीक एप्लीकेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर पैरवी, और ये मान के चले हर पुलिसकर्मी की जितनी भी बच्चियां बैठी सब हमारी बेटियां हैं, और हमारी बेटी की तरफ अगर किसी ने कुदृष्टि उठाई तो मेरा क्या फर्ज है पिता होने के नाते और पुलिस अधिकारी होने के नाते, और ये करके दिखाया। तो उसके बाद मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिसने वाकई पॉलिटिकल क्लास का बहुत दबाव होता है पुलिस के ऊपर, बेशक, क्योंकि हाँ ये मतलब बेशक लोकल स्तर की जो छुट भैया नेतागिरी होती है, आपने हमने विनोद ने सालों साल पूरे हिंदुस्तान में इसमें इतना प्रोटेक्शन मिलता है, इतना प्रोटेक्शन मिलता है इस तरह के लोगों को, जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने विद्वतापूर्ण एक कहा कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, दूसरा विद्वतापूर्ण आपने भी जवानी में सीटी बजाई होगी, तो मैंने कहा सीटी बजाई होगी आपने, आपके खानदान ने, मैंने कभी सीटी बजाई, और मेरे माता पिता अगर कभी सीटी बजाई तो जैसे कीमा बनाया जाता, कीमा बना करके फेंक देंगे नाले में तुम्हारा। पीयर प्रेशर भी बहुत है सर आज की तारीख में, पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो पीयर प्रेशर क्या, रैंक सेंटोरम, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उसने ये कहा है, जब कभी, और मेरा भी अनुभव की, एक रेप एक्यूज को मैं इंट्रोगेट करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उसने 3 घंटे के अंदर पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और फिल्म्स देखी हैं। क्या माता पिता गुरुजनों का यह कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों को, जरा बेटों को बताएं कि हे वंशलोचन, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है कि कितना भी डूबता हुआ चिराग क्यों ना हो वो वंशलोचन ही रहेगा और बेटी का कोई स्थान नहीं है। बड़ी बहस की जो शक्ल है, विनोद जी आपके पास वापस आऊंगा, यहां पर आप हमारे साथ मौजूद हैं इसलिए आपसे बात करना भी बहुत जरूरी है। पॉइंट इसलिए कि उसका असर क्या है, बदलाव आया, इससे तो बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। हम एक विकासशील देश हैं, एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी हैं, और हम पुराने कानूनों को लेकर तो आजीवन नहीं जी सकते, बदलाव होना ही होना है, लेकिन उस बदलाव का प्रभाव क्या है, असर क्या है, हम उसी पॉइंट पर वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं इस बहस से, और इसमें एक पहलू ये भी कि क्या जो नया कानून है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं, विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, और अमित लखानी का पॉइंट है कि ये लोग एक एनजीओ चला रहे हैं उन मर्दों की मदद करने के लिए जिन पर गलत तरीके से प्रहार हो रहा है, इस कानून के इस्तेमाल करने का। निर्भया के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस बहस को सुन रहे हैं, यहाँ पर असली असर इस कानून में बदलाव का क्या है? इतनी बड़ी लड़ाई आपने लड़ी और देश आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा था। देखिए, सबसे पहले तो निर्भया अगर हमारी बेटी होती तो उसको न्याय नहीं मिलता है। वो इस भारत की बेटी थी, इस देश की बेटी थी, और सबने जब खड़ा होकर साथ दिया तब कहीं उसको न्याय मिला। न्याय की प्रक्रिया चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हुई, हम लोग भी
टूटे नहीं, ये तो आप जानते हैं। हाँ, सही बात, सब पूरा देश जानता है। लेकिन हम लोगों की लड़ाई किसी बच्चे, किसी बूढ़े या किसी जवान के लिए नहीं था। लड़ाई थी क्राइम के अगेंस्ट, क्रिमिनलों के प्रति, जो अपराध हो रहा अपराध के प्रति। और हम लोग की यही हमेशा सोच रही है कि निर्भया को न्याय मिल जाने से पूरे देश को न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारे देश की और भी जितनी बच्चियां हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, अगर उनको हम न्याय न दिला सके तो हम फीके पड़ जाएंगे। इसलिए आज भी हम लोगों का संकल्प है कि जब तक हमारी सांसों में सांस रहेगी, हम दोनों मियाँ बीवी महिलाओं की सुरक्षा के लिए उम्र लड़ते रहेंगे।